महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 बजे से आने शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपना जोड़ घटाव गणित भी देख रहे हैं। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक तरफ एग्जिट पोल ने बीजेपी को न सिर्फ सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर दिखा दिया, बल्कि दोनों राज्यों में अपने बूते सरकार बनाने तक की स्थिति में, यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा पाने की स्थिति में लाकर भी खड़ा किया। लेकिन हमारे संवाददाता हरियाणा से जो जानकारी दे रहे हैं उसमें हर राजनीतिक दल ने भी अपना सर्वे कराया। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहली बार सर्वे की साख भी इस चुनाव परिणाम के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी स्थिति महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में सियासत इस बात को लेकर तेज है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर तेज है कि क्या वाकई शिवसेना के साथ सामान्य तौर पर गठबंधन आगे बरकरार रहता है या नहीं रहता है। सौदेबाजी का दायरा बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, ये सवाल हर जहन में है, चूंकि आप मातोश्री के पास ही खड़े हैं और इस बात का जिक्र हो रहा है कि एक सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन क्या शिवसेना के भीतर यह सवाल पहली बार आया है कि जिस राजनीति को शिवसेना ने अपने बनने के साथ खड़ा किया, अब वो राजनीति महाराष्ट्र के लोग मंजूर करने की स्थिति में नहीं है, मुहर लगाने की स्थिति में नहीं है? ये भाव है शिवसेना के भीतर? जी बिल्कुल, जब से गठबंधन टूटा हुआ था कहीं ना कहीं कटुता बहुत ज़्यादा हो गई थी। सीधे सीधा आरोप लगाया था शिवसेना ने कि जो गठबंधन टूटा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से। वो 169 सीटों से 151 सीट तक आ गए थे। 148 का भी फॉर्मूला लास्ट में जा चुका था, लेकिन एकनाथ खड़से ने फोन किया शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को और साफ तौर पे कह दिया कि अब आगे हम गठबंधन नहीं कर सकते। साफ तौर पे विश्वासघात का आरोप लगाया। लेकिन शिवसेना को भी ये बात मालूम है कि यहाँ पर कई राजनीतिक दल हैं। एनसीपी यहाँ पर रीजनल पार्टी के रूप में है, उसके साथ साथ एमएनएस है, यहाँ पर शिवसेना है। शिवसेना का एक पुराना गाना जो है वो एकदम फिट बैठता है यहाँ पर कि तुम मुझे न चाहो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी किसी का भी साथ लेती है, चाहे वो एमएनएस का साथ हो जाए, किसी भी अन्य पार्टी का साथ हो जाए, हालांकि एनसीपी के साथ नकार दिया है बीजेपी ने कि वो गठबंधन करे, लेकिन अगर एमएनएस को भी वो अपने साथ में लेती है तो कहीं ना कहीं एमएनएस बड़ी हो जाएगी, शिवसेना जो है वो छोटी हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो इंटरनल सर्वे है सभी पार्टियों के, वो बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा सीटें तो बीजेपी को मिल सकती हैं। शिवसेना का भी कहना है कि 100 से ज़्यादा सीटें उनको मिलेंगी, लेकिन जब गठबंधन करने की बात आएगी तो शिवसेना साफ तौर पे कहती है कि बीजेपी का लगातार जो रवैया रहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तब शिवसेना का हम साथ लेंगे, तो वो उन्हें काफ़ी अभी भी अटकता है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ेगी तब क्यों सिर्फ शिवसेना का साथ लेंगे, जो हमारी जरूरत थी तो आपने गठबंधन को तोड़ दिया, लेकिन आपकी जरूरत आएगी तो फिर आप गठबंधन करने को तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नरमी भी दिखाई, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर राजनीति में लगातार बने रहना और शिवसेना को ऊपर करना है तो कहीं ना कहीं बीजेपी। मुनीश, एक चीज बताइए, और यही वजह है कि जी मुनीश एक जानकारी दीजिए, चूंकि अब हम शरद के पास जाने वाले हैं। क्या ये वाकई माना जा रहा है अंदरूनी तौर पर कि अगर गठबंधन की स्थिति आती है तो बीजेपी में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर शिवसेना की आखिरी और पहली सहमति पंकजा मुंडे को लेकर होगी? जी देखिए, अगर शिवसेना की बात करें तो साफ तौर पे उनकी एक ही पसंद होगी और वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे। कहीं ना कहीं अगर गठबंधन होगा तो अगर कोई सबसे बड़ा नेगोशिएशन इस गठबंधन में होने वाला है तो वो सीएम की दावेदारी को लेकर, सीएम पद की दावेदारी को लेकर। उद्धव ठाकरे ने सामना के जरिए अपने दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, और उसी को लेकर पूरा का पूरा विवाद की शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं अंत भी उसी विवाद को लेकर होने वाला है। इसी को नेगोशिएट करना सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बीजेपी के लिए भी और शिवसेना के लिए भी। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की बात करें कि बीजेपी में जो चेहरे अभी तक सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिवसेना किसी भी जो अभी तक चेहरे सामने आ रहे हैं उस पर मुहर लगाने के पहले वो उद्धव ठाकरे को ही आगे करेगी कि अगर मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे। शरद, इसका मतलब एक बहुत साफ है कि उम्मीदवार पंकजा मुंडे के खिलाफ ना खड़ा करना राजनीतिक सियासत का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जिस समाज से आती हैं और जिसका विस्तार मुंडे ने बीजेपी को दिया और शिवसेना को भी मिला मराठवाड़ा में, दोनों ही बातें हैं। इसका एक मतलब यह है कि पंकजा मुंडे ने जो जिक्र कर दिया, जो तार छेड़ दिया कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहूँगी और जनता ऐसा चाहती है, इसका मतलब ये बहुत साफ है कि इसके पीछे का गणित शिवसेना के साथ नहीं जुड़ रहा है, वो बीजेपी के भीतर की कशमकश हो सकती है। शरद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, इनका ये एक तर्क तो कंसेंसस कैंडिडेट का तो था ही, एक कैंडिडेट, एक तर्क इनका ये भी है कि अगर विदर्भ बनता है और फडणवीस वहां जाते हैं तो जो मराठवाड़ा का इलाका है वहां से कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है, और ये ओबीसी हैं,
जिस जात की, बंजारी जात की है, वहाँ काफ़ी होल्ड है। तो ये एक तर्क इनके जो लोग हैं वो दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी में जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी कोई तय नहीं हुआ है, लेकिन अपनी दावेदारी रख रही हैं। दूसरी बात जो बार बार आप पूछ रहे थे पुण्य जी, आपने एक बार जिक्र किया था लड़ाई प्यादे और वजीर की। तो प्यादे और वजीर की लड़ाई जो हम यहाँ से मराठवाड़ा में घुसते हैं तो साफ दिखाई देती है कि अल्पसंख्यक इलाकों में जहाँ शिवसेना की तूती बोला करती थी, वहाँ वजीर जो है ये हिंदुत्व से कहीं आगे निकल चुका है विकास के मुद्दे पर, और शिवसेना वहीं लकीर की फकीर पीट रही है। और ये जो इलाका है जहाँ जहाँ पर शिवसेना के होल्ड रहा है जो हिंदुत्व के नाम पर, उन इलाकों में से ही शिवसेना गायब दिख रही है और बीजेपी काफ़ी आगे बढ़त बना चुकी है। तो इस इलाके की अगर हम बात करें मराठवाड़ा की राजनीति, तो शिवसेना कहीं न कहीं हाशिए पर है। और एक यही वजह रही है कि जिस तरह से यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा गौण हुआ है, शिवसेना मराठवाड़ा में एक गोपीनाथ मुंडे के नाम पर एक सहानुभूति लेने के लिए भी अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लिए हैं कई जगहों से। अपने स्टेज पे गोपीनाथ मुंडे का फोटो लगाए। यहाँ तक उद्धव ठाकरे बोले कि अगर गोपीनाथ मुंडे होते तो ये गठबंधन नहीं टूटता। तो ये जो पूरा है एक राजनीतिक चाल भी है उद्धव ठाकरे की, कि ऐसा नहीं कह सकते कि गोपीनाथ मुंडे के मन में इच्छा नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनते और वो रहते थे, गठबंधन नहीं टूटता। लेकिन ये उद्धव ठाकरे की राजनीतिक चाल थी। जिस तरह से मराठवाड़ा में जमीन बीजेपी ने छीनी है शिवसेना से, कहीं न कहीं मुंडे के नाम पर वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुण्य जी, एक बात देखने की गौर करने की होगी कि अगर नरेंद्र मोदी जहां भी जाते थे, हालांकि राजनीतिक सुविधाओं का खेल है, लेकिन नरेंद्र मोदी जहां भी जाते थे हाथ उठा के पूछते थे लोगों से, क्या परिवारवाद को आप खत्म करोगे? लेकिन पहली सभा इन्होंने बीड़ में की। मुंडे जो परिवार थे उनकी सहानुभूति हो या मुंडे परिवार का जो यहाँ पर दबदबा है उसका फायदा लेने के लिए। अब आगे की कहानी यह है कि क्या जिस परिवार हरियाणा से लेकर और बारामती तक जिस परिवारवाद के खिलाफ वो अलग जगह हैं, क्या पंकजा मुंडे के नाम पर सहमति बनेगी, जिनका एक्सपीरियंस महज 5 साल की विधायकी का है? ये भी एक पंकजा मुंडे के खिलाफ बात जाती है। नहीं, जाहिर है हिंदुत्व की सियासत से आगे विकास की राजनीति गई है। और परनी इलाका जो है वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, बड़ा फेमस पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पर परनी का, और लोग दूर से ही दिखाते हैं, देखिए मुंडे जी ये पावर प्रोजेक्ट लेकर आए थे। लेकिन सत्येंद्र, एक सवाल, हरियाणा की राजनीति माना गया खाप, पंचायत, चौपाल, इनसे बात आगे निकली नहीं। और क्या ये माना जाए बीजेपी की एंट्री इन तमाम चीज़ों को खारिज करके आगे आकर खड़ी हो गई है और इसलिए बड़ी मुश्किल है चौटाला परिवार के लिए? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा पुरसून आपने कि हरियाणा की राजनीति गली मोहल्ले, खाप, जात, गोत्र, इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और मोदी ने इस नब्ज को पकड़ा, इस नब्ज को टटोला। जब वो जींद में आए तो उन्होंने कहा कि मैं खाप की धरती को नमन करता हूं। यही बीजेपी है जो 1.5 महीने पहले तक खाप का सरेआम, खाप को जो है बैन लगाने तक की बात करती थी। जब मोदी सिरसा में गए तो वहां उन्होंने डेरा को नमन किया, डेरा का कहा कि मैं डेरे से बहुत प्रभावित हूं। शब्दों की बाजीगरी में उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। अगर आप हरियाणा की राजनीति का गणित देखते हैं तो हरियाणा की पूरी राजनीति जाट और गैर जाट में बटी हुई है। बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा लेवल लगा हुआ है कि बीजेपी जो है गैर जाट की पार्टी है। और यहां पर सबसे पहले जो सोशल फॉर्मूला है, एक सोशल इकोनॉमिकल फॉर्मूला जो है, पॉलिटिकल सोशल फॉर्मूला मोदी ने यहां पर दिया। 28 ऐसे इलाकों में जाट कैंडिडेट को उतारा जहां पर जाट बाहुल्य है। गैर जाट की पार्टी चौधरी भजनलाल की पार्टी मानी जाती है हरियाणा जनहित कांग्रेस। पहले बीजेपी ने हजका के साथ जो है गठबंधन किया, उसके बाद गठबंधन को जबरदस्ती तोड़ा गया। गठबंधन में कोई कमियां नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने उस गठबंधन को नकारा था और कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के पास पीछे पड़े हुए थे कि गठबंधन मत तोड़िए। बीजेपी ने उस गठबंधन को तोड़ा और उसके बाद अपने लहर बनाई। और सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा आप देखिए कि अभी तक बीजेपी ने यह क्लियर नहीं किया है कि हमारे यहां से मुख्यमंत्री कौन होगा। और कम से कम 10 लोगों के नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं जिनको सीधे सीधे कांग्रेस से बीजेपी में लिया गया। अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी वीरेंद्र सिंह जैसे बहुत सारे, राव इंद्रजीत जैसे पुराने कांग्रेसी हैं और जो आज के दिन दावेदारी जता रही है कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। और मोदी ने इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाया। आप जब रोहतक में गए, कैप्टन अभिमन्यु की कमर पे हाथ रख दिया कि
क्लियर नहीं किया, इशारा कर दिया। आप फरीदाबाद में गुजरों की तरफ गए तो कृष्णपाल गुजर की तरफ आपने हाथ रख दिया। करनाल पंजाबी बेल्ट है तो वहां पर मनोहर लाल खट्टर के ऊपर आपने हाथ रख दिया। आप अहिरवाल में जाते हैं, राव इंद्रजीत की बात करते हैं। तो पूरे हरियाणा को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर अलग अलग लोगों और अलग अलग वोटरों के हिसाब से रणनीति बनाई और कहीं ना कहीं वो रणनीति सफल भी होती नजर आ रही है। 4 विधायक थे पिछले चुनाव में बीजेपी के पास, अब बीजेपी 40 तक पहुंच रही है, ऐसा तमाम सर्वेक्षण कह रहे हैं। लेकिन सवाल लाख टके का अभी भी प्रश्न यही बना हुआ है, क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? जोड़ तोड़ का जुगाड़ शुरू हो गया है, रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं, दलों के आपसी संपर्क साधने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक जवाब दीजिए कि दरअसल ये माना गया कि बीजेपी के भीतर से कोई जाट चेहरा ना निकल कर आए, इसलिए कैप्टन अभिमन्यु को हराने के लिए हुड्डा भी उसी रूप में पैसा फूंक रहे थे और चौटाला की तरफ से भी इसी रूप में घेराबंदी की जा रही थी। ये कहां तक सही है? देखिए प्रसून, बहुत वाजिब सवाल है। सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु नहीं, मैं आपको और एक दिलचस्प बात बताता हूं। रामविलास शर्मा बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और रामविलास शर्मा वो शख्स हैं, अगर आप बीजेपी का इतिहास उठाकर देखें तो बीजेपी का पारंपरिक सहयोगी आईएनएलडी रहा है और रामविलास शर्मा ने अब की बार बीजेपी के जो उच्च नेता हैं उनके साथ संपर्क साध के ये एक मैसेज दिया कि हम आईएनएलडी के साथ नहीं जाएंगे। आईएनएलडी का गठबंधन तोड़वाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। दूसरी तरफ कैप्टन अभिमन्यु है, कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ जा रहे थे और देखिए दिलचस्प मामला यह है कि हरियाणा में सिर्फ लोकसभा चुनाव में 10 में से 2 सीटें बीजेपी वो सीटें हारी हैं जो सीटें हरियाणा जनहित कांग्रेस के पाले में गई थी। कुलदीप बिश्नोई जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं और चौधरी भजनलाल के ऊपर एक लेवल लगा हुआ था कि भजनलाल कभी चुनाव नहीं हारे, कुलदीप बिश्नोई अगर सबसे ज्यादा मतों से हारे तो कैप्टन अभिमन्यु के जो जहां से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ रहे हैं, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र है, वहां से हारे और कुलदीप बिश्नोई ने सीधे सीधे कहा कि मुझे जो है अभिमन्यु ने हरवाया है और वहां से दुष्यंत चौटाला जीते। तो उस समय में कैप्टन अभिमन्यु ने ये एक मैसेज देने की कोशिश करी कि मैं आईएनएलडी का पक्षधर हूं। लेकिन आपने एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, अभय चौटाला आपसे बात कर रहे थे प्रसून, उन्होंने आपसे एक शर्त लगाई थी कि अगर कैप्टन अभिमन्यु यहां से चुनाव जीत गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं आईएनएलडी ने पूरा जोर कैप्टन अभिमन्यु और रामविलास शर्मा दोनों ही नेताओं पर लगाया है और ये दोनों ही नेता उस रेस में आ रहे हैं कि ये दोनों मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब परिणाम क्या होंगे वो बस 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक तरफ जैसे सारी पार्टियों के निशाने पर बीजेपी है तो उसी तरफ बीजेपी के इन 2 नेताओं को किसी ने भी हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हुड्डा ने जोर लगाया, चौटाला ने जोर लगाया, कुलदीप बिश्नोई ने जोर लगाया, लेकिन अब देखते हैं किस्मत क्या कहती है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन अभिमन्यु अभी तक जिंदगी में कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव उनके भाग्य का फैसला भी करेगा। यकीनन जाट चेहरा ना उभरे बीजेपी में, ये सियासत पूरी जो बनाई जा रही है इसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब दरअसल 2014 में वहां आकर रुक जाता है जहां से नरेंद्र मोदी एक नई लकीर खींचते हैं। रीमा, क्या ये माना जाए कि जो सियासत की नई लकीर नरेंद्र मोदी के जरिए खींची गई उसमें जातीय समीकरण टूटे, हिंदुत्व का नारा कमजोर पड़ गया, गठबंधन के दौर की मजबूरियों के नायक अपने तौर पर केंद्र में मोदी ही थे तो सब कोई एक साथ जुटते चले गए लेकिन ताकतवर मोदी होते चले गए? क्या इस राजनीति को तमाम राजनीतिक दल दूसरे नहीं पकड़ पाए, इसीलिए लगातार बीजेपी तो वही है लेकिन नायक एक ऐसा मिल गया बीजेपी को जिसमें हर दल पिछड़ता चला जा रहा है और उसकी पारंपरिक राजनीति खत्म होती जा रही है? क्या ये माना जाए अब? बिल्कुल, देखिए अगर हम इस बार की बात करें और अगर हम केंद्र की बात करें तो मोदी ने वही मुद्दा उठाया जो वो लगातार उठा रहे थे, विकास का। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मोदी आएंगे तो हिंदुत्व का नारा लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो विकास की बात करते रहे। पूरे महाराष्ट्र में हमने जो प्रचार देखा नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने एक ही नारा दिया कि आखिर पिछले 15 साल में आप महाराष्ट्र को कहाँ लेकर गए और हम महाराष्ट्र को कहाँ लेकर जाएंगे, ये नारा उनके प्रचार के दौरान दिखाई दिया। और यही वजह रही कि इस वक्त भी जहां हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, लोगों की तरफ से यही बात सामने आ रही है कि वो विकास चाहते हैं। और 100 दिन का जो नारा लगातार केंद्र के दम पर नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो भी लोगों की तरफ यही क्लिक कर रहा है कि ये इंसान कुछ कर दिखाएगा। ये जो एक पिक्चर पेश की जा रही है वही है जो हम देख रहे हैं, जिसके आधार पर बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। एक छोटी सी चीज जो मैं प्रसून आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं और आप जो लगातार सवाल भी पूछ रहे थे, रस्साकशी और कशमकश जो बीजेपी की शुरू होगी नतीजों के बाद, यहाँ
यहाँ पर जो बैनर बीजेपी का दिख रहा है उसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। केंद्र के नेता तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो है ही, गडकरी हैं, लेकिन साथ में 3 और चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वो है एकनाथ खड़से, फडणवीस और विनोद तावड़े। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत भी है कि नतीजे जब आएंगे तो सत्ता का केंद्र किसके हाथ में रहेगा, नरेंद्र मोदी के हाथ में रहेगा। नाम दिल्ली से जरूर तय होगा, लेकिन जाहिर तौर पर जो रस्साकशी शुरू होगी वो जरूर ये चेहरे यहाँ पर देख करके पता लगती है। एक चेहरा आप फिर से जरा ले जाइए, हमें लग रहा है वहां पर गोपीनाथ मुंडे का भी चेहरा है। बिल्कुल, गोपीनाथ मुंडे का भी चेहरा है जी, बिल्कुल, और नितिन गडकरी का भी चेहरा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये 4 चेहरे हम ऊपर की पंक्ति में देख रहे हैं और नीचे ये 3 चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी दिख रहे हैं और बीजेपी के 2 जो नाम जो हमेशा बीजेपी के हर पोस्टर की शुरुआत जहां से होती है, बीजेपी की शुरुआत जहां से होती है, वो भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर दिल्ली में और बाकी राज्यों में जहां हमने बीजेपी के तमाम पोस्टर देखे हैं उसमें से ये पोस्टर थोड़ा हमें अलग लग रहा है, जिसमें इतने सारे चेहरे एक साथ एक ही बैनर पर दिखाई दे रहे हैं। जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का चेहरा मार्गदर्शक के तौर पे मान लिया गया है। दूसरी तरफ का ये चेहरा है। बहुत कुछ बदला है अमिताभ, दिल्ली की बीजेपी में भी। आप खुद बता रहे थे कि किस तरीके से अब सुरक्षा बंदोबस्त कड़े हुए हैं, आवाजाही लोगों की उस रूप में पहले जैसी नहीं होती है। अब भी आपको पीछे ही खड़े होना पड़ रहा है या आप आगे आए हो? नहीं, अब एंट्री शुरू हो गई है प्रसून, और मैं इस वक्त बीजेपी में पहुंच चुका हूं और बीजेपी में माहौल जो है, मैं आपको अगर नज़ारे दिखाऊं यहाँ पर, तो जिस तरह से मीडिया के लिए इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं प्रसून, आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ LED स्क्रीन्स लगाए गए हैं और टीवी स्क्रीन से तमाम मीडिया वालों के लिए अलग अलग खाने बनाए गए हैं ताकि नेता जो यहाँ पर 4-5 घंटे यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिनको जिस समय पार्टी अलॉट करे वो वहाँ पर जाकर अपना उन चैनलों से बात करें। तो जाहिर तौर पर एक तैयारी है बीजेपी की, एक अपबीट मूड में पार्टी नजर आती है। तभी इस तरह से एक व्यवस्थित तैयारियां पार्टी लगातार कर रही है। तो जाहिर तौर पर अब मीडिया की एंट्री धीरे धीरे शुरू हो रही है। शाम को संसदीय बोर्ड की बैठक है, प्रधानमंत्री आएंगे, तभी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद सुबह से ही यहाँ पर है। मीडिया के लिए पासेज इशू किए गए हैं। जाहिर तौर पर पार्टी अब महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर जिस तरह से उत्साहित है और जिस तरह से उन्हें लग रहा है कि पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में दोनों राज्यों में उभरेगी, इससे तो तय करना है कि पार्टी में ऑब्जर्वर कौन बन के जाएगा। दोनों राज्यों में चंडीगढ़ और महाराष्ट्र संसदीय बोर्ड की बैठक में यही फैसला होगा। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ये निर्णय नहीं सुनाया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ऑब्जर्वर बन के दोनों राज्यों में कौन जाएंगे, इसके बारे में अंतिम फैसला उसी संसदीय बोर्ड में होगा। एक जवाब छोटा सा चाहेंगे, क्या मीडिया को सबसे ज्यादा और सबसे पहले बीजेपी ने समझ लिया? यहां तक कि चैनल जो लोग चलाते हैं उनसे भी ज्यादा समझ लिया? मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का इस्तेमाल लगता है बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी को बखूबी समझ में आ गया है प्रसून। तभी अब बाकी पार्टियां हों चाहे बाकी दल, अब उन्हें करवट लेनी पड़ी और सोचना पड़ा है कि कैसे अपनी तकनीक बदले ताकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया जा सके। तो ये एक माध्यम भर ही रहेगा ना, ये कोई साध्य तो नहीं हो जाएगा ना कि हम चैनल चला रहे हैं, देश चलाना है ना? देखिए, अब देश चलाना है, इसमें अगर चैनल भी चल जाए तो अब प्रसून असल में इस पूरे महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर बड़ा महत्वपूर्ण है कि कौन सीएम होगा, कैसे होगा। हम आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। सट्टे बाजार में नाम उस शख्स का है जो शख्स दिल्ली छोड़ना नहीं चाहता है, और जब दिल्ली आना नहीं चाहता था तब उसे दिल्ली आने की बात कही गई। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन? महाराष्ट्र में किसकी सरकार? सट्टा बाजार में महादाम, 2500 करोड़ का सट्टा। दौड़ में मैं हूँ नेचुरली, क्योंकि नाम आ रहा है मेरा, पर मैंने अपने आप को कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं माना। ना मैंने दावा किया कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए काम कर रही हूँ। मैंने काम मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा का जरूर किया है। पंकजा मुंडे सीएम बनना चाहती हैं। सीएम की रेस में तमाम नेताओं में से एक उनका भी नाम है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चहेते देवेंद्र फडणवीस का दावा पंकजा से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन सट्टा बाजार की माने तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रेस में सबसे आगे हैं। भले ही वो खुद को इस रेस से अलग बता रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार में 2500 करोड़ रुपए पर दांव लग चुके हैं। सटोरिया महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं और मुख्यमंत्री के लिए गडकरी को पहली पसंद बता रहे हैं। सर, सट्टा मार्केट में अभी तक 2500 करोड़ का सट्टा लग चुका है। सबसे ज़्यादा सट्टा मुख्यमंत्री को पद के लेके लगा है। ऐसा लग रहा है कि किसी को भी 144 सीट नहीं मिलने वाली, तो आगे जाके शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हो जाएगा, फिर भी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा।
सट्टा बाजार में नितिन गडकरी का भाव 70 पैसे चल रहा है, यानी अगर गडकरी सीएम बने तो 1 रुपए पर 70 पैसे मिलेंगे। नंबर 2 पर है देवेंद्र फडणवीस, जिनका भाव 2 रुपए 15 पैसे चल रहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सटोरियों की तीसरी पसंद है, उनका भाव 4 रुपए चल रहा है। अपने आप को इस पद के लिए तैयार बताने वाली गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का भाव 5 रुपए 50 पैसे चल रहा है। एकनाथ खड़से भी इस रेस में है और उनका भाव 7 रुपए 50 पैसे सट्टा बाजार ने तय किया हुआ है। तो नितिन गडकरी जी सबसे ज़्यादा फेवरेट है सब लोगों के, उनके ऊपर अभी तक 70 पैसे का भाव लगा है। उसके बाद आता है देवेंद्र फडणवीस का नंबर, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, उनके ऊपर 2 रुपये 15 पैसे का भाव लगा है। उसके बाद आता है उद्धव ठाकरे का नंबर, उसके ऊपर 4 रुपये का भाव लगा है। उसके बाद आता है पंकजा मुंडे का नंबर, उनके ऊपर कुछ 5 रुपये का 5.5 रुपये का भाव लगा है। और उनके बाद आता है एकनाथ खड़से जी का नंबर, उनके ऊपर कुछ 7-7.5 रुपये का भाव लगा है। सट्टा बाजार के मुताबिक विनोद तावड़े इस रेस से बाहर हैं। सटोरियों ने जिस अंदाज से सट्टा बाजार में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर पैसा लगाया हुआ है, उससे इतना तो अंदाजा मिल रहा है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है और शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसमें उनकी पहली पसंद बीजेपी का नेता है। अब सबको इंतजार है तो चुनाव नतीजों का, जब सब कुछ साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनेगी। नितिन गडकरी साफ कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन सटोरियों को मालूम है कि राजनीति में कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगता। मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि अब दिल्ली में मैं काम कर रहा हूँ और मेरा विशेष रूप से गंगा से लेकर बाकी कार्यक्रमों से लेकर बहुत रुचि है। वहाँ मुझे काम करने का अच्छा अवसर मिला है और अब मैं महाराष्ट्र में वापस आने की बिल्कुल मनस्थिति में नहीं हूँ। अगर पार्टी भी कहेगी तो भी मैं तैयार नहीं हूँ। सटोरियों ने इस बात का भी अंदाजा लगाया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। सटोरियों के अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 140 सीटें मिलेंगी, जबकि शिवसेना को 65 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को 35 और एनसीपी को 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि राज ठाकरे की मनसे को 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सट्टा बाजार में जो अनुमान लगाया गया है वो एग्जिट पोल के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसका जितना कम भाव वो उतना मजबूत दावेदार। अब नतीजों का है इंतजार, उसके बाद पता चलेगा किसने माल बनाया और किसने पैसा गंवाया। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।